हेलो, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर करने वाले हैं। जब भी किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके हिस्से का जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट को उसके जो भी एग्जीक्यूटर होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उस उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। और यहाँ पे हम जो अमाउंट का जो कैलकुलेशन करेंगे कि उसके हिस्से के कितने अमाउंट बनते हैं, जिस प्रकार से किसी पार्टनर्स का रिटायर्ड होता था उस समय हम कैलकुलेशन करते थे, बिल्कुल उसी की तरह कैलकुलेशन करना है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जो हमारा डिसीज पार्टनर है, उस समय तक का जो भी उसके लाभ में से हिस्सा है उस हिस्से को भी दिया जाएगा। लेकिन जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता था तो उस समय हम लाभों में से हिस्सा नहीं देते थे। लेकिन यदि कोई पार्टनर की डेथ होती है तब जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई है उस टाइम तक का जो भी प्रॉफिट में से उसका हिस्सा है उस हिस्से को भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। देखिए, तो अभी यहाँ पे हम जानेंगे कि जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर को कौन कौन से अमाउंट पाने का अधिकार होता है और कौन कौन से अमाउंट नहीं पाने का अधिकार होता हो उससे, और साथ में जो हमारे डिसीज्ड पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी हमारे डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर हैं उसे कौन कौन से अमाउंट पाने का अधिकार है, और साथ में या फिर हम ये कह सकते हैं इसे ही, जो हमारे डिसीज पार्टनर हैं उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। तो पहला जो है कैपिटल, जो भी कैपिटल का बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को कैपिटल बैलेंस, कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा। और दूसरा जो है गुडविल है, उसके हिस्से का गुडविल। यदि फर्म में गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तब जो भी गुडविल की वैल्यू होगा उस गुडविल, his shares of goodwill if increase, यदि गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तभी हम करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, नहीं तो हम डेबिट करेंगे। थर्ड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, his shares of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फोर्थ पॉइंट जो होगा, जो भी हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है और उस रिवोल्यूशन अकाउंट से यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के हिस्से को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। और पांचवा, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हैं उन सब को भी ट्रांसफर करेंगे हम, शेयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, या फिर हमारे रिजर्व एंड रिजर्व। सिक्स्थ पॉइंट है शेयर्स इन LIC, यदि जो भी हमें पार्टनर्स का LIC करवाए हुए होते हैं तो जो भी यदि उसके हिस्से का LIC में जो भी हिस्सा बन रहा हो उस हिस्से को भी जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है सातवां, ये अलग है क्योंकि बाकी सब दो, ये सारे जो हैं ये दो, छठा और सातवां ये दोनों अलग है। बाकी ये पांच जो है ये तो हम पहले भी करते थे जब किसी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता था। बाकी ये 6 और 7 अलग है। साथ में जो है जब उसकी डेथ हुई है तो उस डेथ के टाइम पे जो भी
उस समय तक जो भी उसका लाभ में हिस्सा बना है उसी हिस्से को भी ट्रांसफर करेंगे। शेयर्स इन प्रॉफिट टिल दैट डेट। देखिए सारे अमाउंट जो भी हैं, जो मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, ये सब तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो डेबिट करे जाएंगे, क्रेडिट एग्जीक्यूटर से डिसीज पार्टनर की, उससे एग्जीक्यूटर्स को ये सारे अमाउंट पाने का अधिकार होगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी उसके क्या क्या अमाउंट पाने का अधिकार नहीं है, या फिर डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट है जिसे हम डेबिट करेंगे, उसे भी मैं लिख देता हूँ। अमाउंट टू बी डेबिटेड। टू डिसीज्ड पार्टनर। पहला जो है, अब इसी का ही उल्टा हम कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर तीसरा पॉइंट हो सकता है जो भी हमारे यदि रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनवाया है उससे हमें लॉस होता है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर फोर्थ पॉइंट जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस हुए हों, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ प्रॉफिट को ही हम क्रेडिट करेंगे, लॉस को नहीं। लॉस को जब लॉस होगा उस कंडीशंस में हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करे जाएंगे। शेयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। जो भी गुडविल के में हिस्सा होगा, शेयर्स इन गुडविल इफ डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा था तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए थे, यदि घटेगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ये सारे अमाउंट हैं जो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ये सारे जो भी मैंने लिखवाए हैं, ये तो ऊपर के 7 पॉइंट और नीचे के 5 पॉइंट, ये पहले तो जो हमारे डिसीज पार्टनर हैं उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या फिर डेबिट किया जाएगा, मतलब डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ये सारे अमाउंट्स। फिर उसके बाद जो डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसके उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर होता है उसे जो भी उसके हिस्से का अमाउंट होता है उस अमाउंट पे 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है, या फिर जो भी फर्म के प्रॉफिट होता है, अब जो ये फर्म का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से उसके हिस्से से कितना प्रॉफिट कमाया गया हुआ है तो अब उस प्रॉफिट को पाने का अधिकार होता है। इन दोनों में से वो कोई भी एक पाने का अधिकार होगा, या फिर 6% वार्षिक ब्याज या फिर लाभों में से हिस्सा। मगर लाभों में से हिस्सा जितना अमाउंट उसे पेबल है, जितना अमाउंट उसे पेमेंट करना है, उसी अमाउंट पे कितना प्रॉफिट फर्म कमा रही है उसी अमाउंट पे उसे लाभों में से हिस्सा दिया जाएगा। अब जो लाभों में से हिस्से की जो हम गणना करेंगे, हम लाभ की गणना किस प्रकार से किया जाएगा, ये 2 टाइप्स के हैं। अब इन दोनों टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट। तो जो हम लाभ की जो गणना करेंगे, अब ये जो पार्टनर्स हैं, यदि पार्टनर्स की जो डेथ है, ठीक है, साल के बीच में हो जाता है, जैसे मान लो हमारा साल ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो हमने साल शुरू किया है
और अभी साल ख़त्म नहीं है, उसी साल के बीच में हो जाता है। तो ऐसे तो उसे लाभ का जो हिस्सा दिया जाएगा, जो पिछले बार जो हमने बैलेंस शीट बनाया है, उस बैलेंस शीट के आगे जितने महीने हमारे पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ था, उस डेट तक का उसे लाभों में से हिस्सा दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं लास्ट बैलेंस शीट हमने बनाया है 31 मार्च 2009 को बनाया है, ठीक है। ये हमारा लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2009। अब जो हमारा जो चल रहा है, मान लेते हैं 2010। अब जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स की जो डेथ हुई है 2030 जून 30 जून 30 जून 2010 को पार्टनर्स की डेथ हुई है, तो उसे लाभों में से हिस्सा जो मिलेगा वो इस डेट तक कैलकुलेट किया जाएगा। 31 मार्च 2009 से 30 जून 2010 तक, मतलब कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने। तो पूरे 3 महीने का 3 मंथ का प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम डेट कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो कैलकुलेशन होगा, जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा, वो 2 टाइप से किया जा सकता है। एक तो टाइम के बेस पे और दूसरा टर्नओवर के या फिर सेल्स के बेस पे। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा हो सकता है ऑन टाइम बेस, और दूसरा जो टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड से हम, ठीक है, जो हमारा जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता है। देखिए, पहले हमें सीखेंगे टाइम के बेस पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। देखिए, तो ऑन टाइम बेसिक्स में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें जो पिछले वर्ष का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट, और साथ में जो हमारा जो पार्टनर से जो जिसकी डेथ हुई है वो पार्टनर्स इस साल कितने महीने तक साझेदार बना हुआ था। जैसे इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था 31 मार्च 2009 को हमने बैलेंस शीट बनाया था, उसकी डेथ हुई थी 2010 30 जून, तो मतलब 3 महीने के लिए वो साझेदार बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो हम करेंगे, जो पिछले अनुपात निकाल के हम इस वर्ष का 3 महीने के लिए हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, जो पिछले वर्ष का जो प्रॉफिट हुआ हो, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, पास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और पहला नंबर, और दूसरा नंबर जो है कि जो पार्टनर से कितने महीने तक साझेदार बना हुआ है, टाइम्स ऑफ पार्टनर्स डेथ, ठीक है। ये कब उसकी मृत्यु हुई है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम टाइम बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉफिट का। तो चलिए एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। मान लेते हैं पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 30,000 हुआ है, 30,000 पिछले साल का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में से जो डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर्स का हिस्सा कितना है, जो भी इसका हिस्सा होगा, शेयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर डिवाइड बाय टोटल शेयर्स इंटू में, अब जितने समय के लिए वो पार्टनर बना हुआ है, ठीक है, कि जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हुई है वो डिवाइड बाय 12 मंथ, यहाँ पे वो मंथ है जितने महीने के लिए वो पार्टनर्स बना हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय 12। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं पहले के अनुसार। अब दूसरा जो हमारा मेथड है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस में, इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पिछले साल का जो भी हमारा टर्नओवर कितना है या फिर सेल्स कितना है।
पास्ट ईयर, पहला जो पता होना चाहिए पास्ट ईयर टर्नओवर या फिर सेल्स। ठीक है, ये तो पहला। दूसरा पॉइंट जो वही है कि पार्टनर्स की डेथ कब हुई है, टाइम्स ऑफ डेथ पार्टनर। ठीक है, तो ये दोनों चीज पता होगा। तो इसके अनुसार से हम ये दूसरा जो मेथड है, ठीक है, इस पे हम इसके अनुसार से हम जो पार्टनर्स है उसके हिस्से का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी रेशियो निकाल के कर लेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है वो, फिर हम पिछले साल के अनुसार इस साल हमें जितने महीने में उसकी डेथ हुई है, जितने महीने तक वो साझेदार बना हुआ था, उसके अनुसार से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, इसी के ही जैसा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं। बाकी इन दोनों से मेथड से रिलेटेड हम एक एक क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।